दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब बुद्धिमानी और हास्य का संगम हुआ करता था। मुल्ला नसरुद्दीन की अनमोल कहानियां जो आपको न केवल हंसाएंगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेंगी। नसरुद्दीन होज्जा, वो अद्भुत व्यक्तित्व जिसने 1208 से 1285 तक बाल्कन से लेकर चीन तक की लोक कथाओं में अपनी खास जगह बनाई। तो चलिए सुनते हैं वो दिलचस्प कहानियां जो हमें उस समय की याद दिलाती हैं और आज भी हमारे दिलों में मुस्कान ला देती है। बात उन दिनों की है जब बादशाह ने पहली बार खोजा को अपने दरबारियों में शामिल किया था। वह खोजा की चतुराई का कायल था। जिस मसले का हल वह हफ्तों में निकाल पाता था, खोजा उसे मिनटों में ही सुलझा देता था। एक ऐसा ही मसला एक दिन उसके दरबार में आया। शहर का एक ताजिर व्यापारी उसके पास पहुंचा और उससे फरियाद की, हुजूर, मैं एक ताजिर हूँ, बाहर से माल खरीद कर अपने देश में बेच देता हूँ। यही मेरी रोजी रोटी का जरिया है। इस बार मैं बलक से ताजा मसाले खरीद कर एक नाव से यही लाया था, लेकिन वह नाव वाला बेईमान हो गया है। वह अपना भाड़ा लेकर भी नाव से मेरा माल उतारने नहीं दे रहा है। कहता है कि यह माल मेरा है। अब आप ही इंसाफ कीजिए और मेरा माल उस बेईमान नाव वाले से दिलवाइए। ताजिर की बात सुनकर बादशाह ने खोजा की तरफ देखा, फिर वह खोजा से बोला, खोजा, मामला पेचीदा लगता है, तुम ही इस मसले को हल करो। खोजा ने उस व्यापारी के घर का पता ठिकाना लिख लिया और उसे विश्वास दिलाया कि यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यह कहकर उसने उस ताजिर को विदा कर दिया। अगले दिन सुबह वेश बदलकर खोजा अपने एक साथी के साथ नदी किनारे जा पहुंचा। दोनों ने ताजिरों का वेश बनाया हुआ था। खोजा ताजिर बना हुआ था और उसका साथी उसका मुनी। जिस नाव में माल लदा था उसके मालिक के पास पहुंच खोजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या लदा है तुम्हारी नाव में? जनाब, मसाले हैं जिन्हें मैं कल ही बलक से खरीद कर लाया हूँ। हम ताजिर हैं, जरा नमूना तो दिखाओ, यदि माल पसंद आया तो हम ही खरीद लेंगे। नाव वाले ने मसाले के नमूने दिखाए। खोजा बोला, माल तो ठीक ही लगता है, क्या कीमत लोगे माल की? 5000 टका रुपया। ये तो बहुत ज्यादा है, सही कीमत बताओगे तो कुछ बात बने। आप क्या देना चाहते हैं? नाव वाले ने पूछा, 3000 टका। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं। आप सही कीमत नहीं दे रहे जनाब, कुछ और आगे बढ़िए। 3500 से एक कौड़ी भी ज्यादा नहीं। खोजा हल्की आवाज में बोला, यह भी इसलिए कि तुम्हारा माल ताजा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। नाव वाला बोला, पैसा कब दोगे? पैसा तुम्हें कल मिल जाएगा। दाम चुकाते ही हम यह माल उठवा लेंगे। इसके बाद दोनों उस ताजिर के घर पहुंचे जिसने नाव वाले की शिकायत दर्ज कराई थी। खोजा ने उससे भी वैसी ही बातें की जैसी कि नाव वाले से की थी। उससे माल की कीमत पूछी तो उसने 5500 टका कीमत बताई। इससे कम में उसने अपना माल बेचने से साफ इनकार कर दिया। अब खोजा को यकीन हो गया कि दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगले दिन सिपाही भेजकर खोजा ने नाव वाले को दरबार में बुला लिया। वह अपने 5 साथी भी साथ लेकर आया। उधर ताजिर को भी कचहरी में बुलवा लिया गया। खोजा ने नाव वाले से पूछा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुमने अमानत में खयानत की है। इस ताजिर के माल पर जबरन कब्जा जमा लिया है। यह बात बिल्कुल झूठ है जनाब। नाव में भरा हुआ माल मेरा है, मैं उसे बलक से खरीद कर लाया हूँ। लेकिन तुम तो नाव वाले हो, तुम तिजारत कब से करने लगे? खोजा ने तीखी आवाज में कहा। क्या एक नाव वाला ताजिर नहीं बन सकता हुजूर? ये कहीं लिखा है कि एक ताजिर का बेटा ताजिर और नाव वाले का बेटा नाव वाला ही बने। धंधा बदला भी तो जा सकता है। ठीक कहा तुमने, धंधा बदला भी जा सकता है। अच्छा, यह बताओ कि तुमने वह माल खरीदा कितने का था? खोजा ने फिर से पूछा। हुजूर, मैंने उसे 6000 रुपयों में खरीदा था, नाव वाले ने बताया। कोई गवाही तुम्हारे पास कि तुम्हारा ही है? इस पर नाव वाले ने अपने साथ लाए अपने 5 साथी सामने कर दिए। खोजा ने उनसे पूछा, तुम्हें पक्का पता है कि नाव में लदा वह माल इसी नाव वाले का है? यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दूसरा आदमी भी उस माल को अपना बता रहा है। वह झूठ बोल रहा होगा हुजूर, वह माल तो इस नाव वाले का है। उसके बाद खोजा ने ताजिर को बुलाया और उससे पूछा, क्या इसी नाव वाले की नाव में तुमने अपना माल लादा था? महल, जी जनाब। इसके गवाहों को पहचानते हो?
कुछ कुछ, ये पांचों भी इसके हमपेशा हैं। खोजा ने तत्काल एक सिपाही को बुलाया जो हाथ में कोड़ा लेकर हाजिर हो गया। खोजा के संकेत पर उस सिपाही ने नाव के मालिक पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अभी उसे 5 कोड़े ही लगे थे कि वह चीखने लगा, रोकिए, इसे रोकिए हुजूर, मैं सच्चाई बताने को तैयार हूँ। खोजा ने सिपाही को कोड़ा रोकने का इशारा कर दिया। सच कहा है किसी ने, खोजा बोला, मार के आगे भूत भी भागता है। अब जल्दी से सच्चाई उगल, नाव में लदा माल तेरा है या इस ताजिर का? ताजिर का। मेरे मन में बेईमानी समा गई थी हुजूर, मुझे माफ कर दिया जाए। और तुम्हें झूठी गवाही देने के कितने रुपए मिलते? खोजा ने उन 5 नाव वालों की ओर उंगली का संकेत करके पूछा। 20 रुपया हर एक को, एक गवाह ने बताया। खोजा ने बादशाह के हुक्म से उस नाव के मालिक को तो 1 साल की सजा सुनाई और उसके साथी गवाहों को झूठी गवाही के आरोप में 1 महीने की सजा सुनाई। व्यापारी को उसका माल सुरक्षित दिलवा दिया, जिसने खोजा को बहुत बहुत दुआएं दी। इस प्रकार वह मसला जो बादशाह से बहुत दिनों में भी न निपटता, खोजा ने 2 ही दिन में सुलझा दिया। बात उन दिनों की है जब खोजा मोची का काम किया करता था। एक दिन एक मौलवी उसके पास आया और बोला, खोजा भाई, मेरे जूते का तला उखड़ गया है, जरा इसकी मरम्मत कर दो, मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ मांगूंगा। खोजा ने सिर उठाए बिना अपना काम जारी रखते हुए कहा, माफ कीजिए मौलवी साहब, मेरे पास फुर्सत नहीं है, अपना काम आप किसी दूसरे मोची से करवा लीजिए। यह कैसे हो सकता है? मौलवी ने कड़ी आवाज में कहा, मेरा काम तुम्हें अभी करना होगा, वरना मैं खुदा से तुम्हारे लिए बदुआ मांगूंगा, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। खोजा हाथ का काम रोककर बोला, वाह, अगर आपकी दुआ वाकई इतनी कारगर है तो यह दुआ क्यों नहीं मांगी कि आपका जूता कभी न टूटे। मौलवी को खोजा द्वारा यूं दिया हुआ जवाब अपनी शान में गुस्ताखी लगा। वह बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि कहाँ तो बादशाह तक मुझसे अदब से पेश आता है और यह एक मोची इतनी बदतमीजी से मेरा मजाक उड़ा रहा है। मौलवी ने काजी से खोजा की शिकायत कर दी। काजी ने एक सिपाही भेजकर खोजा को अपनी अदालत में बुलवा लिया। जैसे ही मोची बना खोजा काजी की अदालत में पहुंचा, काजी ने उसे पहचान लिया। ऐसा होना था कि काजी मौलवी की शिकायत पर कान देना तो भूल गया, बल्कि खोजा के आगे अपना ही रोना लेकर बैठ गया। काजी ने खोजा को बड़ी मायूसी के साथ बताया, खोजा, लोग सामने तो मेरी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे गालियां देते हैं। तुम बता सकते हो कि इसकी वजह क्या है? खोजा हैरानी के साथ बोला, काजी साहब, क्या यह मामूली सी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही? नहीं? अच्छा तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपका अमल दुरंगा है, इसलिए लोग भी आपसे दुरंगा व्यवहार करते हैं। अपने बारे में खोजा की बात सुनकर काजी को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, नहीं खोजा भाई, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, आप ऐसे ही हैं। खोजा ने बात काटी, अब अभी का ही मामला ले लीजिए। मौलवी मेरे खिलाफ शिकायत लेकर आए थे, आपको इनकी शिकायत पर गौर करना चाहिए था, जबकि आप हैं कि उनकी फरियाद दरकिनार करके मेरे आगे अपना रोना लेकर बैठ गए। खोजा की दलील सुनकर काजी तो मायूस हुआ ही, उसकी साफगोई ने मौलवी पर भी असर डाला। उसने अपनी शिकायत वापस लेने का ऐलान किया और वहां से रुखसत हो गया। नसरुद्दीन खोजा को दुनिया के नए नए देश देखने का बहुत शौक था। वह अपने शहर में टिककर नहीं रह पाता था। एक बार अपने गधे पर बैठकर वह मध्य एशिया के देशों की सैर पर निकल पड़ा और लगभग 10 वर्षों तक इन देशों में घूमता रहा। इस बीच बगदाद, इस्तांबुल, तेहरान, बख्शीसराय, तिफलिस, दमिश्क, तबरेज, अखमेज आदि शहरों में गया, जहां उसने धन कमाने के साथ साथ अपने अनेक मित्र और प्रशंसक बनाए। जब इनसे उसका मन उचाट हो गया और अपने वतन की याद उसे आने लगी, तो वह एक दिन अपने शहर बुखारा की ओर चल पड़ा। डाकुओं से सामना। अपने गधे पर सवार होकर खोजा एक जंगल से गुजर रहा था कि एक स्थान पर उसे डाकुओं ने घेर लिया। सभी डाकू सशस्त्र थे। खोजा प्रतिरोध भी न कर सका। डाकुओं ने गधे की जीन में रखे कीमती जेवरात निकाल लिए। उन्होंने खोजा की सोने की मोहरों से भरी थैली भी साफ कर दी और खोजा को छोड़कर वहां से चलते बने। गनीमत यह रही कि उनका ध्यान मोहरों से भरी उस थैली पर नहीं गया जो खोजा ने एक कपड़े में लपेटकर गधे के पेट से बांध दी थी। उस दिन से खोजा ने निश्चय कर लिया था कि अब से वह अकेला नहीं जाएगा। ऐसे ही ख्यालों में डूबा खोजा आगे बढ़ रहा था। तभी उसे ऊंटों के गले में बजती घंटियों की आवाजें सुनाई दी।
उसने गधे को संकेत किया तो गधा तेज गति से आगे बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह काफिले के पास पहुंच गया। खोजा ने काफिले वालों से पूछा तो एक व्यक्ति ने उसे बताया, हम लोग तुर्की के व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में बुखारा जा रहे हैं। हमारे ऊंटों पर बहुत सा ऐसा सामान लदा है जिसकी बुखारा में बहुत मांग है। उसी व्यापारी ने खोजा को यह भी बताया कि पहले लक मर चुका है और अब बुखारा पर उसका बेटा राज कर रहा है। पुराने बादशाह के मरने की खबर सुनकर खोजा को बहुत दुख पहुंचा। वह बादशाह खोजा का बहुत सम्मान करता था। उसी ने एक जमाने में खोजा को अपना सलाहकार और काजी बनाया था। अब यह नया बादशाह क्या पता उसे पहचानेगा या नहीं। काफिला चलता रहा। जहां रात के समय काफिला पड़ाव डालता, खोजा भी वहीं ठहर जाता। काफिले के साथ साथ 2 सशस्त्र पहरेदार थे जो चलते समय चोर डाकुओं से काफिले की हिफाजत करते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद शाम के समय वे लोग बुखारा के किले के बाहर जा पहुँचे। किले का पहरेदार अभी फाटक बंद कर ही रहा था कि व्यापारियों का सरदार जोर से चिल्लाया, ठहरो, किले का फाटक बंद मत करना। यह कहकर उसने सिक्कों से भरी एक थैली हाथ ऊंचा करके उसे दिखाई। रुपयों के लालच में पहरेदार ने पूरा फाटक खोल दिया। काफिले के साथ साथ खोजा भी जल्दी से किले में दाखिल हो गया। फाटक के पास एक मोटा सा मुंशी एक रजिस्टर लिए बैठा था। व्यापारियों ने उस आदमी को कर चुकाया और ऊंटों की नकेल थामे आगे बढ़ गए, लेकिन सिपाहियों ने खोजा को रोक लिया। नगर में आने का कर चुकाओ मोटे मुंशी ने आदेश दिया। कैसा कर भाई, मैं इस नगर में पहली बार थोड़े ही आया हूँ। पहले तो यहाँ शहर में आने पर कोई कर नहीं था। खोजा बोला, और फिर मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने थोड़ी ही आया हूँ। बेकार की दलीलें मत दो। मोटा बोला, जब तुम नगर में आए हो तो कर तो चुकाना ही पड़ेगा, यही बादशाह का आदेश है। मन मार कर खोजा ने कर चुकाया और गधे की ओर मुड़ा तो मोटा फिर बोल पड़ा, इस गधे का कर कौन चुकाएगा? इस गधे को नगर में लाने का भी कर चुका, नहीं तो मैं फाटक खुलवा कर अभी बाहर कर दूंगा। खून के घूंट पीकर खोजा को गधे का कर भी चुकाना पड़ा। अब उसके सामने समस्या थी भोजन और रात को ठहरने की। एक जगह आगे जाने पर उसे एक सराय दिखाई दी। गधे को थपथपाकर वह सराय में घुस गया। उसने सराय वाले को कुछ रुपए दिए और अपने भोजन तथा गधे के लिए घास लाने को कह दिया। सराय के मालिक ने दोनों चीजों का इंतजाम कर दिया। भरपेट भोजन करने के बाद खोजा ऐसा सोया कि फिर अगले दिन सूरज निकलने पर ही उसकी आंखें खुली। वह उठा और गधे पर बैठकर अपने पुश्तैनी घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर के बाहर पहुंचा तो यह देखकर उसका दिल रो पड़ा कि उसका शानदार घर खंडहर हो चुका है। समूचे आंगन में खरपतवार उग आई थी। एक कमरा शेष था जिसमें खटखट की आवाज आ रही थी। खोजा उस कमरे में गया तो वहाँ एक लोहार लोहे की चीजें तैयार करता मिला। खोजा के पूछने पर उसने बताया कि यह घर उसे एक काजी ने दिया था, जो अब नए बादशाह के हुक्म से शहरदर किया जा चुका है। खोजा के पूछने पर उसी लोहार ने बताया कि इस मकान में रहने वाले पुराने बाशिंदे मर खप चुके हैं। सुना है कि नसरुद्दीन खोजा नाम का उनका एक वारिस था जो अब भी लापता है। अपने परिवार, पिता और पत्नी की ऐसी दर्दनाक हालत की खबर सुनकर खोजा का मन रो उठा, पर वह चुप रहा। चुपचाप अपने गधे पर बैठा और वापस उसी सराय की ओर चल पड़ा जहां उसने रात गुजारी थी। उस दिन से उसने नियम बना लिया। वह हर रोज बादशाह के दरबार में जाता और कोशिश करता कि नया बादशाह उसे पहचान ले। खोजा की मेहनत एक दिन रंग लाई। एक दिन जब वह दरबार में आगे को पंक्ति में बैठा हुआ था तो उसने देखा कि नया बादशाह उसे गौर से देख रहा है। दरबार की बर्खास्तगी के बाद जैसे ही खोजा जाने के लिए उठा, बादशाह ने उंगली के संकेत से उसे अपने पास बुलाया। डरता झिझकता सा खोजा बादशाह के पास पहुंचा और झुककर उसे बंदगी की। तुम खोजा हो? नसरुद्दीन खोजा? बादशाह ने पूछा। जी आलमपनाह, खोजा ने विनम्रता से उत्तर दिया। अरे भाई, कहाँ रहे इतने दिन तक? क्या किसी दूसरे मुल्क में चल गए थे? हाँ आलमपनाह, मैं कई देशों की सैर करने चला गया था, खोजा ने कहा। तुम कल शाम को हमारे महल में आना। तुम कहाँ था घूम कर आए हो यह हमें बताना, बादशाह ने कहा। अगले दिन निर्धारित वक्त पर सरोजा बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गया और खोजा एक छोटी कुर्सी पर बैठा। बादशाह ने पूछा, हमें तुम्हारी यात्रा के बारे में जानने की दिलचस्पी है। हम जानना चाहते हैं कि तुम किन किन मुल्कों में गए, लेकिन यह सब जानने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम हमारे सलाहकार बनना चाहोगे, जैसे कि पहले अब्बा हुजूर के सलाहकार के रूप में काम करते थे। जरूर आलमपना,
यदि आप मुझे अपने डोरे साया लेते हैं तो आपको खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी, खोजा बोला। तो समझ लो कि आज से तुम सरकारी मुलाजिम बन गए। तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम राज्य की भोर से कर दिया जाएगा। खोजा को मन मांगी मुराद मिल गई। यही तो वह चाहता था। अगले दिन से ही वह बादशाह की सेवा में पहुंच गया। बादशाह जटिल समस्याओं पर उससे परामर्श लेने लगा, साथ ही खोजा के हास्य का आनंद लेने लगा। दिन गुजरते चले गए। एक दिन बादशाह ने खोजा से कहा, कल हम दूर एक जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे साथ चलना चाहोगे? खोजा, बखूबी बादशाह सलामत। आपके अब्बा हुजूर के साथ मैं पहले भी कई बार शिकार पर जा चुका हूँ। वे जब भी शिकार करने जाते थे मुझे ही साथ ले जाते थे। तब फिर तैयार रहना, हम दोनों ही चलेंगे। कहते हुए बादशाह उठ खड़ा हुआ। खोजा भी एक फर्शी सलाम करके कक्ष के बाहर निकल आया और अपने निवास स्थान पर चला गया। अगले दिन बहुत सवेरे दोनों अस्त्र शस्त्र साथ लेकर अपने घोड़ों पर बैठ जंगल की ओर चल पड़े। फासला दूर का था, दोनों ने घोड़ों की गति तेज कर दी। दोपहर होने से कुछ ही पहले दोनों जंगल में जा पहुंचे। दोपहर ढलने तक दोनों भटकते रहे, किंतु शिकार के नाम पर एक चिटड्डिया भी हाथ न लगी। दोनों ही थक चुके थे। एक तालाब के किनारे घने वृक्ष की छांव में बैठकर आराम करने लगे। घोड़ों को खुला छोड़ दिया गया ताकि वे भी पानी पीकर घास चरने लगे। अभी उन्हें बैठे हुए ज्यादा देर न हुई थी कि जंगल में से काली काली आकृतियां प्रकट होने लगी। ये जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। इनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। उनमें से दो आदिवासियों ने बादशाह और खोजा के घोड़े पकड़े और कूदकर उन पर सवार हो गए। घोड़ों की पीठ पर उन्होंने डंडे जमाए तो घोड़े हवा से बातें करने लगे। शेष आदिवासी तेजी से घोड़ों के पीछे भागने लगे। जब तक बादशाह और खोजा संभलते आदिवासी जंगल में विलुप्त हो गए। बादशाह और खोजा के चेहरे फीके पड़ गए। फिर बादशाह गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोला, जरा महल में पहुंच जाओ। फौज भेजकर सारे जंगल की नाकेबंदी करवा दूंगा। चुन चुन कर मरवाऊंगा इन नालायकों को। बस्तियां जलवा दूंगा। वह तो बाद की बात है जहांपना। सूरज डूबने का समय हो रहा है, अब तो यहाँ से निकलने की फिक्र कीजिए, खोजा ने कहा। दोनों उठे और वापस शहर की दिशा में चल पड़े। कुछ आगे चलकर बादशाह बोला, ऐसे चुपचाप चलने पर तो रास्ता मिलेगा नहीं। तुम विदेशों में घूम कर आए हो, वहाँ की कोई बात सुनाओ। कुछ न हो तो कोई दिलचस्प कहानी ही सुना दो। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत से किस्से याद हैं। मैं जब छोटा था तब तुम अब्बाजान को कहानियां सुनाते थे। यही ठीक भी रहेगा हुजूर। लीजिए, वक्त गुजारने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने ईरान के बुजुर्ग से तब सुनी थी जब मैं कुछ दिन उसके यहाँ ठहरा था। बादशाह को लंबे अरसे से अपने वारिस का इंतजार था। अब तक गद्दी का कोई वारिस न होने से बादशाह हरदम चिंतित रहता था। इस चिंता में न तो ऐशो आराम में उसका मन लगता था और न अपनी प्रजा की फरियाद ही वह ध्यान से सुनता था। उसे हरदम यही लगा रहता था कि एक दिन जब वह नहीं रहेगा तब इस दुनिया में कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। आखिर उसने इतनी कुर्बानियों के बाद जो सल्तनत फैलाई है वह किसी और के हाथों में चली जाएगी। औलाद पाने के लिए बादशाह पीरफकीरों की मिन्नतें करते नहीं थकता था। वह कई बार बेगम बदल चुका था लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। फिर न जाने किसकी मेहरबानी हुई कि बादशाह की नई बेगम गर्भवती हो गई। जैसे ही यह खबर बादशाह को मिली उसने तुरंत खोजा को बुलवाया और उससे कहा कि वह अपना ज्योतिष लगाकर यह बताए कि उसके यहाँ लड़का होगा या लड़की। आपकी बेगम को जरूर लड़की पैदा होगी, खोजा ने बताया। अच्छा, अब यह बताओ कि लड़का पैदा होना बेहतर होगा या लड़की? खोजा ने समझाया, दोनों ही ठीक हैं। लड़का भी इंसान होता है और लड़की भी, दोनों में कोई फर्क नहीं। नादान न बनो खोजा, लड़की हमारे किस काम की होगी? अगर हुआ तो हमारी राजगद्दी का वारिस बनेगा। बादशाह ने लड़का पैदा खुलासा किया। लेकिन जहांपनाह, आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं? अगर आपकी राजगद्दी खाली रह गई तो रियासत को रात की सांस लेने का मौका मिलेगा। फिर आप लड़कियों को इतना कमतर क्यों आंकते हैं? कई मुल्कों की बागडोर लड़कियों ने संभाली है और लड़के से बेहतर शासन चलाकर दिखाया है। बल्कि कुछ तो इतनी काबिल साबित हुई हैं कि उनके मुल्कों की प्रजा आज भी कामना करती है कि काश उनके मुल्क में फिर से राजगद्दी पर कोई लड़की बैठ जाए। खोजा ने अपनी बात साफ की। खोजा की बात सुनकर बादशाह को कुछ राहत तो मिले, लेकिन तब भी उसके मन से यह मुराद निकलती ही रही कि काश उसकी बेगम पहली ही बार में लड़का जन्मे।
देखते ही देखते दिन गुजर गए। फिर वह दिन आ ही गया जिसका बादशाह को महीनों से इंतजार था। बादशाह उस दिन सुबह से ही खासा उतावला और हैरान परेशान नजर आ रहा था। एकाएक दोपहर को एक दाई ने आकर बादशाह को खबर दी कि बेगम ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दोनों ही लड़के हैं। यह सुनते ही बादशाह फिर एक नई उलझन में पड़ गया कि अब दोनों में से आखिर अपनी राजगद्दी का वारिस किसे माने। खोजा नसरुद्दीन अपनी एक आदत से बाज नहीं आता था। आदत यह थी कि जहाँ भी वह कोई अटपटा काम होते देखता तुरंत मीन-मेख निकलाने लगता था। यदि कभी किसी ने कोई बेवकूफ़ी भरी बात की हो तो उसकी काट फौरन करता था। खोजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहने वाला बादशाह है, वजीर है या शहर का कोतवाल। यदि कोई सरकारी मुलाजिम किसी गरीब आदमी को बेवजह परेशान कर रहा हो तो वह बीच में कूद पड़ता था। वह उस गरीब को उस अधिकारी के चंगुल से न सिर्फ आज़ाद करवाता था बल्कि जरूरी हुआ तो उस अफसर की शिकायत बादशाह तक करने पहुंच जाता था। कई बार जब बादशाह के किसी अटपटे आदेश का पालन करने के लिए सरकारी अधिकारी जनता को मजबूर कर रहे होते थे, तब खोजा अचानक वहां पहुंचकर उन्हें वैसा करने से रोक देता था। जब वे नहीं रुकते थे तब वह बादशाह के पास जाकर उनकी शिकायत करता था कि आपके अधिकारी जनता को ऐसा काम करने को कह रहे हैं जैसा काम कोई बेवकूफ ही करने को कह सकता है। जाहिर है बादशाह को यह सुनकर बुरा लगता था, क्योंकि अधिकारी उसी के आदेश का पालन कर रहे होते थे। अलबत्ता वह खोजा के सामने यह नहीं कह पाता था कि अधिकारियों से वह बेवकूफ़ी करने को उसी ने कहा था। एक दिन बादशाह ने खोजा को ही अपमानित करने की योजना बनाई। उसने खोजा को अपने महल में बुलवाया और अपने तमाम अधिकारियों व वजीरों की मौजूदगी में बड़ी शान से खोजा जिस कुर्सी पर बैठा था उसके पास पहुंचा। बादशाह ने पूरी संजीदगी से उन सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं खोजा को राजधानी के गधों का गवर्नर नियुक्त करता हूँ। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी खोजा अपनी जगह से उठा और बड़े अदब से बादशाह को सलामी देने के बाद शान से बादशाह की गद्दी पर जा बैठा। खोजा के पीछे पीछे बादशाह भी लपकता हुआ अपनी गद्दी तक आया और कड़कती आवाज में खोजा से बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गद्दी पर बैठने की? तुरंत राजगद्दी से उतरो। खोजा ने बादशाह की नाराजगी और गुस्से की परवाह किए बिना धीमी आवाज में कहा, शेर चिल्लाओ मत, किसी गधे को मेरे सामने रेंकने की इजाजत नहीं है। सबको गधों के गवर्नर खोजा का हुक्म मानना होगा। इतना सुनना था कि राजसभा में मौजूद तमाम लोग ठहाका मारकर हंस पड़े और इन हंसने वालों में सबसे ऊंची हंसी खुद बादशाह की थी। एक बार खोजा की आंखों में तकलीफ हो गई और उसे हर चीज धुंधली नजर आने लगी। बादशाह ने मौका देख खोजा की खिल्ली उड़ाई, खोजा, सुना है कि अब तुम्हें हर चीज के 2 रूप नजर आने लगे हैं। अब तक तुम्हारे पास एक ही गधा था, लेकिन अब 2 गधे हो गए होंगे। तुम तो सचमुच बिना एक ढेला खर्च किए 2 गुने अमीर हो गए। खोजा बोला, आपने बिल्कुल सही फरमाया जहांपना। अब मुझे आपके भी 2 की जगह 4 पैर नजर आने लगे हैं। खोजा की चतुराई ने उन्हें आदमी से जानवर साबित कर दिया है। यह बात बादशाह की समझ में आ गई, पर वह करता भी तो क्या, छेड़छाड़ तो उसी ने शुरू की थी। तभी एक बुजुर्ग चरवाहे ने बादशाह और खोजा को बीच में रोककर गुहार की, बादशाह सलामत, मैं अब तक न जाने कितनी भेड़बकरियां पाल चुका हूँ, पर भेड़िए न जाने मेरी कितनी भेड़बकरियों को चट कर गए हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भेड़िया भी है जो बकरी न खाता हो? चरवाहे की गुहार सुनकर बादशाह ने खोजा की तरफ देखा और बोला, खोजा, क्या तुम्हारे पास इस गरीब के सवाल का कोई माकूल जवाब है? खोजा बोला, नहीं जहांपना, मैं तो आपके अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं यकीनी तौर पर इसे उस भेड़िए का नाम नहीं बता सकता जो भेड़बकरियां न खाता हो। खोजा की बात में छिपे व्यंग्य को न समझते हुए बादशाह बोला, पर मैं एक ऐसे भेड़िए को जानता हूँ। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आप ही मुझे उस भेड़िए के बारे में बता दें। बुजुर्ग चरवाहे ने विनती की, ऐसा भेड़िया जो मर चुका हो वह किसी भेड़ या बकरी को नहीं खाता। बादशाह ने अपना ज्ञान बधारा। बुजुर्ग समझ गया और गंभीर मुद्रा में गर्दन हिलाता हुआ बादशाह और खोजा के रास्ते से अलग हट गया। उसके जाने के बाद बादशाह खोजा की ओर देखता हुआ बोला, क्यों खोजा, मानते हो न मुझ में आज भी तुमसे ज्यादा समझ मौजूद है? खोजा ने कबूल किया, हाँ जहांपनाह, यह तो अभी अभी उजागर हो चुका है। फिर मुझसे ज्यादा अक्ल भला होगी भी क्यों नहीं, उसे खर्च ही कहाँ होना होता है। खोजा के शहर में कई अमीर लोग रहते थे।
जब से बादशाह ने खोजा को मुल्क की राजधानी में आकर रहने को कहा था, तब से उसे आए दिन किसी न किसी अमीर आदमी से भेंट करने का मौका मिलने लगा था। चूंकि बादशाह खोजा को कभी कभार ही कोई भारी अड़चन आ पड़ने पर ही याद करता था, इसलिए खोजा अपने खाली समय में किसी न किसी रोगी का इलाज करने में जुट जाया करता था। इस तरह जहां उसका समय परोपकार करने में बीत जाता था, वहीं उसकी जान पहचान भी बढ़ जाती थी। खोजा गरीबों का इलाज तो मुफ्त में करता था, लेकिन अमीरों को यदि कभी इलाज कराने की जरूरत पड़े तो उनसे वह खासी मोटी रकम वसूल करता था। इस रकम से वह दवाइयाँ खरीदता जो गरीबों के इलाज में काम आती थीं। बादशाह के दरबार में और इलाज के बहाने जब उसकी अमीरों के साथ मुलाकातें बढ़ने लगी तो वह कई अमीरों के बारे में बहुत कुछ जानने लगा। अपनी इस जानकारी के आधार पर वह कई बार कई मरीजों को अमीरों के चंगुल से भी बचा लिया करता था। एक बार एक अमीर के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसने ऐसे कई हकीमों के घर अपने नौकरों को दवाई लाने भेजा जो हकीम मुफ्त में दवाई देते थे, लेकिन किसी भी हकीम के यहाँ दवाई मिलना तो दूर की बात, नौकरों को कोई हकीम ही हाथ नहीं आया। तब थक-हार कर अमीर कराहता हुआ खोजा के घर पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही वह जोर से चिल्लाया, हाय मर गया, पेट में जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई दवा दीजिए। खोजा ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने कोई गंदी चीज तो नहीं खा ली? बीमार अमीर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक रोटी खाई है जिस पर फफूंदी लगी हुई थी। यह सुनकर खोजा को यह समझते देर न लगी कि सेठ ने अपनी कंजूसी की आदत के चलते धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर वह रोटी खाई होगी। उसने बिना कुछ कहे अपना दवाइयों का बक्सा खोला और उसमें से एक आंख ठीक करने वाली दवा निकाल ली। फिर बीमार सेठ को हिदायत दी, सिर ऊपर उठाओ और आंखें खोलो, मैं तुम्हारी आंखों में दवा डालना चाहता हूँ। बीमार अमीर कराहना छोड़कर चिल्लाया, खोजा, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे पेट की बीमारी है, आंखों की नहीं। खोजा ने उसे समझाया, मैं ठीक समझ रहा हूँ, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होती तो इतनी बड़ी उम्र में फफूंदी वाली रोटी न खाते, इसलिए पेट से पहले तुम्हारी आंखों का इलाज जरूरी है। एक बार बादशाह जब शिकार खेलने गया तो वह अपने वजीर को साथ ले जाने की बजाय खोजा को साथ ले गया। जंगल में दोनों ने बहुत खाक छानी, लेकिन किसी बड़े जानवर के मिलने की बात तो दूर, उन्हें किसी मेमने का शिकार करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इससे बादशाह को बहुत झेंप महसूस हुई, वह बहुत मायूस हुआ। शिकार की तलाश में जंगल में भटकते भटकते दोनों राजधानी से बहुत दूर निकल आए थे। रात होने से पहले राजमहल तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए रात को एक सराय में ठहर गए। अपनी मायूसी और झेंप मिटाने के लिए बादशाह ने खोजा के साथ हंसी ठिठोली करने की योजना बनाई। इसी इरादे से बादशाह आधी रात को चुपके से उठा और उसने खोजा के घोड़े के जबड़े से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। बादशाह ने मन ही मन तय किया था कि जब अगली सुबह वह खोजा के साथ सफर के लिए निकलेगा तब खोजा की हालत देखने लायक होगी। वह बुरी तरह झेंपेगा और मैं खिलखिलाकर हंसूंगा। वह फटते ही खोजा जागा तो उसने देखा कि घोड़े के जबड़े का कुछ मांस कटा हुआ है। वह फौरन समझ गया कि यह बादशाह की शरारत है। बादशाह ने मेरे साथ मस्खरी करने के लिए ही मेरे घोड़े की दुर्गति की है। खैर कुछ देर बाद बादशाह और खोजा ने चलने की तैयार की। दोनों सराय से बाहर आए और अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। बादशाह को विदा करने के लिए सराय का मालिक और वहां ठहरे अन्य यात्री भी बाहर तक आए थे। वे सब बारी बारी से बादशाह को सलाम करते रहे और बादशाह सबकी सलामी का जवाब देता रहा। इस बीच खोजा ने मौका देखकर बादशाह के घोड़े की दुम काट दी। सलामी परेड पूरी हुई तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को चलने का इशारा किया। अभी दोनों सराय से थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि बादशाह ने खोजा के घोड़े की तरफ ऐसे देखा जैसे अचानक ही उसकी नजर पड़ी हो। कुछ पल घोड़े को देखते रहने के बाद बादशाह ने खोजा की हंसी उड़ाने के इरादे से खोजा का ध्यान उसके घोड़े की तरफ दिलाया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, जरा सामने तो देखो खोजा, तुम्हारा घोड़ा मुंह फाड़कर हंस क्यों रहा है? खोजा ने ठहाका मारते हुए बादशाह के घोड़े की दुम की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ जहांपना, मेरा घोड़ा दरअसल आपके घोड़े पर हंस रहा है। जरा पीछे मुड़कर अपने घोड़े को तो देखिए, उस बेचारे की दुम कहाँ चली गई।